नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर की। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल शनिवार 29 जुलाई को मणिपुर पहुंचा। इसके बाद सांसदों का दल चूराचांदपुर पहुंचा। यहां उन्होंने रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। ये सांसद 30 जुलाई तक यहां रहेंगे और जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। राज्य में 3 महीनों से जारी हिंसा और यहां के लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार और संसद को अपनी राय भी देंगे। इस बीच मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र घुमाने वाला मामला भी अब सीबीआई तक पहुंच गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुनील चौहान सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, अभी ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्वीटी, मैं आपको बता दूं, इंडिया के जो है 16 दलों के 21 प्रतिनिधिमंडल आज इंफाल पहुंचे। सेम फ्लाइट से ये लोग गए और देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि 30 जुलाई तक वो वहां पर रहेंगे, रिलीफ कैंप का दौरा करेंगे। और लगातार ये देखा जा रहा था, प्रदर्शन वहां पर हो रहा था मणिपुर में, जो 3 महीने से वहां पर लगातार हालात खराब है, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मैती समाज से मिल रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, लगातार उन पर रिलीफ कैंप में जा रहे हैं और उनकी जानकारियां ले रहे हैं। इस पर सियासत जोरों पर हो रही है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी जो कि इसमें गए हैं, आपको बता दें जयंत चौधरी आरएलडी के, वो भी इसमें गए हैं। 21 जो लोग इसमें गए हैं, नेता इसमें गए हैं, उसको लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन लोगों को पश्चिम बंगाल भी जाना चाहिए, उनको बिहार भी जाना चाहिए, उनको छत्तीसगढ़ भी जाना चाहिए, उनको राजस्थान में भी जाना चाहिए, जहां पर खुद मंत्री ने इस बात को कबूला है कि महिलाएं वहां पर सेफ नहीं है और लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। तो राजनीति इस पर देखी जा रही है। और आज 21 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जो कि इंडिया का हिस्सा है, वो लोग गए हैं, वहां के समाज से बात कर रहे हैं, रिलीफ कैंप में जा रहे हैं और 30 जुलाई तक वहां पर रहेंगे। स्वीटी, विपक्षी पार्टी के 21 सांसद पहुंचे हैं सुनील, और इस दौरान ये भी माना जा रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहला ऐसा काम है जो धरातल पे अब उतरते हुए नजर आ रहा है। इसके लिए टीम भी गठित कर दी गई है, टीम ए और टीम बी भी बना दी गई है सुनील। बिल्कुल, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है मणिपुर के हिंसा को लेकर विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहता है 2024 को चुनाव को लेकर। और जब से 3 महीने से देखा जा रहा है मणिपुर जल रहा है, वहां पर मैती समाज को लेकर जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि 3 महीने से ये विवाद चल रहा है और लगातार विपक्ष इसको लेकर मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनाना, इसको 2 टीमों में डिवाइड कर देना, उनसे जाकर मिलना, उनके बातें करना, जानना कैसे करना। और आज देखा जा रहा है कि इंफाल में भी जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ, मैती समाज ने किया, महिलाएं सड़कों पर निकली, अपनी बातों का जिक्र किया, तमाम ऐसी बातें हैं, नेता उनसे मिल रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं। और इंडिया के जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और जयंत चौधरी आरएलडी के वरिष्ठ नेता है, वो जाकर मिल रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं कि आपको किस प्रकार की परेशानियां हैं। लेकिन बीजेपी लगातार इस पर सियासत की बात कर रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, अगर महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल की घटना का भी जिक्र किया जाए। अनुराग ठाकुर का कहना है पश्चिम बंगाल में भी अधीर रंजन चौधरी उन नेताओं को लेकर जाए, उनसे मिले और बिहार में ले जाएं, लेकिन वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो उनका हिस्सा है। तो इस पर स्वीटी, मरहम की बात कम, राजनीति ज्यादा हो रही है और इसी मुद्दे को लेकर 2024 को भुनाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर रहा है। जी बिल्कुल, संसद में भी लगातार हंगामा हो रहा है इसी मुद्दे को लेकर। और अब देखिए, इंडिया के कई ऐसे सांसद हैं जो कि मणिपुर पहुंच चुके हैं। आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उनका, क्योंकि इस वक्त चूरचांदपुर में वो इस वक्त मौजूद है और कहा यह भी जा रहा है कि रिपोर्ट वो राज्यपाल को सौंप सकते हैं। क्या कुछ रिपोर्ट में निकल के सामने आएगा? बिल्कुल, बताया जा रहा है कि एक जांच कमेटी बना दी गई। पहले से बताया जा रहा था, इसको जांच लेकर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है। 30 जुलाई तक में रहेंगे और चूराचांद एक जगह है जहां पर अभी वो हैं मणिपुर की। और बताया जा रहा है कि आज जो विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल है वहां रुकेगा और फिर 30 जुलाई को कल वो इम्फाल जाएंगे। इम्फाल में जाकर कई जगह मिलेंगे, रिलीफ कैंप में जा रहे हैं। और जो इस घटना में सबसे ज्यादा ग्रसित हुए हैं, जिनको इस परेशानी का सामना करना पड़ा, उन लोगों से मिला जा रहा है, बात की जा रही है, इलाके के हालातों का जायजा लिया जा रहा है और तमाम ऐसी अहम जानकारी को जुटाया जा रहा है जिससे विपक्ष को घेरा जा सके। क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हम हालातों को शांत करने के लिए वो सारे तरीके अपना रहे हैं जिससे मणिपुर को शांत किया जाए। लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा है विपक्ष की तरफ से लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला जारी है और सरकार कहीं ना कहीं व्यवस्था को काबू करने में, ठीक करने में फेल साबित तो क्या मणिपुर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए हैं विपक्ष, या मदद का हाथ भी उनकी तरफ से बढ़ाया जाएगा सुनील?
बिल्कुल स्वीटी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। देखो 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव को लेकर हर पार्टियों ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी है, चाहे वो इंडिया की बात की जाए, चाहे वो एनडीए की बात की जाए। अपने अपने गुट भी डिवाइड हो गए हैं कि कौन कहां जाएगा, जातियों का समीकरण भी देखा जा रहा है। तो मणिपुर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, विपक्ष इंडिया खासकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि इस मुद्दे को लेकर उनका 2024 का जो आगे का रास्ता थोड़ा साफ हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए मणिपुर का, क्यों अगर महिलाओं के साथ घटना का जिक्र किया जाए तो पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला, जहां पर ये देखा जाए बिल्कुल, इसलिए बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि आप मणिपुर क्यों जा रहे हैं, आप गैर बीजेपी शासित राज्य में भी जाइए, वहां का भी दौरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यूपी एटीएस ने जाली नोटों के तस्कर सुभाष मंडल को शुक्रवार को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज में पिछले साल जाली नोटों की तस्करी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सुभाष मंडल वांछित चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था एवं अपराध प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपी पाकिस्तान में छपने वाले उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय नोटों की तस्करी देश के अलग अलग राज्यों में करता है। ये नोट उसे बांग्लादेश सीमा पर उसके सहयोगी देते थे। उसके खिलाफ प्रयागराज में 4 मुकदमे भी दर्ज है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने दिनों से ढूंढा जा रहा था? बिल्कुल, देखिए इसको जो है तलाश किया जाता लगातार 2 सालों से अंडरग्राउंड था। पिछले साल भी 2022 में प्रयागराज में इसको नैनी कोतवाली में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था सुभाष के ऊपर, और लगातार 2 सालों से इसकी पूछताछ और तलाश थी एसटीएफ को। साथ ही साथ एटीएस भी इसकी जांच कर रहा था लगातार, क्योंकि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एसपीटी नोटों का एक ऐसा तस्कर जो कि एक गैंग को लीड करता है, गैंग का सरगना है, उसको गिरफ्तार होना कई बड़े संकेत है। और निश्चित तौर पर ही ये गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद से जो इसके अन्य इसके साथी हैं वो भी जो है एटीएस के निशाने पर होंगे, और जो इसके जो राज होंगे वो भी बहुत कुछ सामने आने वाले हैं, क्योंकि लगातार 2 सालों से एटीएस इसको ढूंढ रही थी। साथ ही साथ प्रयागराज के नैनी कोतवाली में भी 2-3 मामलों में वंचित चल रहा था, वहां पर भी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ये जो इसकी नकली करेंसी थी उसको जो है खपाता था। साथ ही साथ अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें इसकी बड़ी प्लानिंग भी ये सामने आ रही है कि वाराणसी को देखते हुए पूरे पूर्वांचल में कैसे ये अपने नोटों का जाल बिछाए, नकली नोटों का जाल बिछा के तस्करी करे नोटों की। तो ये भी जो है ये प्लानिंग इसकी, और कल देर रात को वाराणसी के मोहन सराय में जो है मुखबिरों की सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस के साथ ऑपरेशन करके एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है, और कल ही से इसको जो है पूछताछ कर रही है। जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर से कनेक्ट था, इसके साथ ही इसको वहां से सप्लाई करते थे नोटों को लेकर। कैसे पुलिस को ये पूरी जानकारी हासिल हुई, किस तरीके से खुलासा हुआ? बिल्कुल, देखिए इसके पास से कुछ ऐसे सिम बरामद हुए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बरामद हुए जो कि कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है और संदेह पूर्वक इशारा करते हैं उस तरफ की लगातार ये जो है इंटरनेशनल, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है ये। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है, लगातार इसके ऊपर कई तरह के ऐसे मामले भी पहले सामने आए हैं जिसमें आरोपी है, क्योंकि ये बांग्लादेश में भी जो है इसके साथी हैं जो कि लगातार उनको नोट तस्करी करता था। साथ ही साथ नेपाल यानी कि बिहार बॉर्डर के साथ में वो नेपाल से भी कंटेक्ट करता था लोगों से, और साथ ही साथ जो है अन्य बांग्लादेशी लोगों से भी इसके संपर्क थे। तो लगातार वहां पे नोट तस्करी करता था, और इसके डॉक्यूमेंट्स वो बता रहे हैं, इसके ट्रांजैक्शन वो बता रहे हैं चीजों के कि इसने नोटों की तस्करी की है, और जो इसके पास जितने भी दस्तावेज मिले उनको भी जो है एटीएस लगा दिए। तो अब बहुत कुछ आगे सामने आने वाला है, इसको इंतजार करना होगा हमें। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसको जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे जो है ये नोट तस्करी करता था और एक गैंग का लीडर है, तो उसको पकड़ा जाना जो है बड़ी कामयाबी निश्चित तौर पर एटीएस के लिए। तो इसके गैंग में कितने लोग शामिल है, किसकी गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, देखिए पहले इसकी तलाश के दौरान ही पहले ही पुलिस के कई बार हत्थे चढ़ चुके हैं। इसके जो साथी थे वो कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, चाहे वो शाहजहांपुर में पकड़े गए हों, प्रयागराज में भी जो है पिछली बार 2 साथी से पकड़े गए थे नोट तस्करी करते हुए ही। लेकिन इस बार जो है इसको पकड़ना, जो कि मेन लीडर है इस गैंग का, उसको पकड़ लेना, और उसके बाद सुभाष मंडल की जो गिरफ्तारी हुई है वो कई मायनों में खास है, क्योंकि इसके पहले भी इसके 4 अभी तक कुल मिला के साथी पकड़े जा चुके हैं, और उनके इशारे पे ही, उनके संदेह पे ही कहीं ना कहीं एटीएस को जानकारी लगी, और गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि वाराणसी आ रहा है। तो कल देर रात को ही ये मोहन सराय में बैठा हुआ था, नशे की हालत में था, वहीं से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है।
और ऐसा मान लगाया जा रहा है कि मालदा टाउन एक्सप्रेस गाड़ी से आया था वाराणसी जंक्शन पे, और उसके बाद ही ये गया था मोहन सराय कुछ ऐसे डीलरों से संपर्क करने जो कि इसकी कहीं ना कहीं मदद करते, पूर्वांचल में इसका नेटवर्क फैलाने में मदद करते। तो उसको लेकर भी अब एटीएस वो एंगल भी खंगाल रही है, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन है लोकल लेवल पे, यानी वाराणसी में कौन ऐसा है, पूर्वांचल में कौन ऐसा लोकल लेवल पे इसके साथी है जो कि इसको संपर्क में थे और कहीं ना कहीं इसकी मदद करने वाले थे। जी बिल्कुल, बड़ी सफलता मिली है एटीएस को और भी गिरोह के मेंबर को ढूंढे जाने की कोशिश लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सबका तमाम जानकारियों के लिए। और यूपी के कासगंज में किन्नरों ने एक युवक को तालिबानी सजा दी है। दरअसल किन्नरों ने आरोपी युवक को पकड़कर पहले तो उसके साथ मारपीट की, फिर इसके बाद उसको गंजा किया और उसके साथ शर्मनाक हरकत की, जिसमें आपको बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट दर्ज कर तीन किन्नरों को समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो तालिबानी सजा दी गई है। यहाँ पे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पहले उसके बाल उतार दिए गए हैं और ऐसे में युवक को ये तालिबानी सजा दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि किस तरीके से तालिबानी सजा दी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं जितना वीडियो में आपको दिख रहा है, इसके अलावा मारपीट भी की गई है और कई ऐसे शर्मनाक हरकत भी की गई है। और ऐसे में पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो बता दें कि किन्नरों को ये सजा दी गई, किन्नरों द्वारा ये सजा दी गई है और एक युवक को तालिबानी सजा दी गई है, जिसका विरोध लगातार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोच लिया है। मामले का संज्ञान पुलिस ने ले लिया है। अब और भी ज्यादा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां जहां ये वीडियो पहुंच रही है, हर किसी के अंदर रोष भरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में पहले उसका सर मुंडवा दिया गया, उसके बाद से उसके साथ मारपीट की गई है, वो हरकतें की गई है जो आपको बता भी नहीं सकते। ऐसे में मामला और भी ज्यादा संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है आखिर किस लिए युवक के साथ ऐसी हरकत की गई है। लेकिन जो तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं वो काफी कुछ बयां करती है। ऐसे में पता चल रहा है कि यहाँ पे भी यानी कि भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जो कि तालिबानी सजा अभी भी देते हैं और ये वीडियो काफी ज्यादा विचलित करने वाली है। इसलिए बता दें कि काफी ज्यादा ये वीडियो वायरल हो रही है और यही कारण है कि पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मारपीट भी की गई है, पहले गंजा किया गया फिर मारपीट की गई। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानकारी दीजिए। पूरा मामला कासगंज जनपद के गंडोवाला कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले बसई के रफीकुल नाम का एक मंगलामुखी था, जो एक वहीं के रहने वाले मंगलामुखी चांदनी किन्नर के यहाँ खाना बनाने का काम कर दिया था। तो वो अक्सर क्या होता, मांगलिक कार्यक्रम में जाके उनके संग गाना बजाना भी किया करता था। इसी बात को खिंचा के कांवर क्षेत्र के जो किन्नर थे, चांदनी थी और उसके 5 अन्य संगसाथी थे, इन्होंने गुस्से में आकर उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको गंजा किया और गंजा करने के बाद उसके मूत्र जो होता है उसको पिलाया गया। और ये बड़ी शर्मनाक घटना थी उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इससे पहले भी एक मामला मध्य प्रदेश में हुआ था जिसके बाद राजनीतिक सुर्खियां बहुत बटोरी गई थी। पुलिस ने आनंद बांध में इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज के कार्रवाई कर दी। और क्या कुछ जानकारी है, पुलिस किस तरीके से आगे की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अभी तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे मामले में कितने आरोपी थे? बता दूं कि इस पूरे मामले में 5 ही आरोपी थे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने, वहां पे भी भाजपा की सरकार थी, यहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं यहाँ इस तरह का प्रकरण देखने को आ रहा। वहाँ तत्काल मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की थी, उन लोगों के घरों को गिरा दिया गया बुलडोजर से। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार का बुलडोजर यह फीका पड़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रही है, काफी लोगों के अंदर रोष भरा हुआ है। अशोक, हाँ क्यों नहीं, ये रोष तो होगा, क्योंकि एक किन्नर समाज है जो मंगलामुखी, जो लोगों के घर पे जाके बधाई देने के काम करता है। वही इसी किन्नर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आए दिन इस तरह की घटना, मारपीट तथा दंगा फसाद करते रहते हैं। ये पहला मामला नहीं है, कई बार कासगंज कोतवाली में व अन्य जगह भी इन लोगों ने इस तरह की झड़पें पुलिस से भी की है। तो इन लोगों को भय नहीं है, इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं, जिसके कारण इनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। जी बिल्कुल, अब गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो समय बता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और गाजीपुर के पूर्व सांसद और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को एक और झटका लगा है। प्रशासन ने अफजाल अंसारी की पत्नी के पेट्रोल पंप को सीज कर दिया है। जिस जमीन पर यह पेट्रोल पंप था उस जमीन की कीमत 1.5 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। पंप का नाम किसान पंप पेट्रोल पंप है। तो अफजाल अंसारी को एक और बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पेट्रोल पंप सीज कर दिया गया है। उनकी पत्नी का पेट्रोल पंप सीज कर दिया गया है जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। और ऐसे में एक के बाद एक झटका अफजाल एंड फैमिली को लगते हुए नजर आ रहा है। और इसलिए इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से अफजाल अंसारी की करीबियों पर लगातार शिकंजा कस रहा था। और ये उस समय की तस्वीर है जब इस पेट्रोल पंप को सीज किया गया था। बता दें कि अफजाल अंसारी की पत्नी के ये पेट्रोल पंप उनके नाम से है और सीज कर लिया गया है। और ऐसे में बता दें कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एक के बाद एक कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, एक और कार्रवाई हो गई है अतीक एंड अफजाल एंड फैमिली की ओर से। जी स्वीटी, गाजीपुर जिले में बड़ी कार्रवाई की गई है और कल भी आपकी जब हमसे बात हो रही थी तो बड़ी कार्रवाई थी। 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम आपको बताएं तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं उनके नाम पर संपत्तियों को लगातार उन्हीं के नाम से रखा गया था कि कोई शक न कर सके। और इसीलिए जो कि अफजाल अंसारी से पूर्व भी 29 जुलाई को गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने उनको 4 साल की सजा सुनाई है। और 2 दिन पहले ही वो गाजीपुर के जिला कारागार से अफजाल अंसारी बाहर आए थे। उन्हीं की पत्नी है फरहत अंसारी, उन पर जो कि गाजीपुर में थाना मोहम्मदाबाद में एक गांव है और उसी गांव के पास 1.5 करोड़ की ये संपत्ति थी जो कि इंडियन ऑयल के नाम से थी। और जब SP से बात की गई तो SP ने यही कहा कि जो भी संपत्तियों को कुर्क किया गया है, उस मकान को कुर्क किया गया है और भी जो पेट्रोल पंप की मशीनें हैं, सामान है, उसको कंपनी आएगी और लेकर जाएगी। लेकिन लगातार कार्रवाइयां हुई हैं और मुख्तार के जो भी परिवार के लोग हैं उन संपत्तियों पर उनका जो नाम था जो कि अवैध तरीके से अर्जित किया गया है और जो कि बाजारू कीमत 1.5 करोड़ बताई जा रही है। जी बिल्कुल, इससे पहले भी देखा था कि मुख्तार अंसारी की करीबियों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। उनकी भी कई संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है और इस संदर्भ में लगातार कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुशील जी सही कहा स्वीटी आपने, जो कि फरहत अंसारी हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पहले भी बड़ा नाम है। अगर गाजीपुर जिले में अगर हम कहें आपको तो अंसारी बंधुओं की तूती बोलती थी। और जनपद के अगर मऊ हो, बलिया हो, गाजीपुर तो उनका इलाका रहा है। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन आज जब जब कुर्कियां होती हैं, जो भी लोगों को दबाया गया था, उनके जब वो लोग सुनते हैं तो उनके कलेजों को ठंडक मिलती है। और जब अफजाल अंसारी की पत्नी जो है फरहत अंसारी, उनके नाम पर इसको खरीदा गया या फिर कहे नाम से उस संपत्ति को रख दिया गया ताकि किसी को शक न हो। लेकिन DM के आदेश के बाद, जो कि गाजीपुर के DM है आरिका अखौरी, उन्होंने निर्देश दिया। वहां पर जब गाजीपुर की पुलिस गई तो तुरंत 1.5 करोड़ की ये संपत्ति थी। और लगातार जब SP ओमवीर सिंह बात कर रहे थे तो उन्होंने स्वीटी सबसे बड़ी बात बताई कि जो भी माफिया हैं उनके साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया है और लगातार पुलिस लगी हुई है। जो भी इनके और भी सहयोगी हैं उनके आकाओं को, जो कि IS 191 गैंग का सरगना है मुख्तार अंसारी। अतः कार्रवाइयां लगातार जारी हैं और SP ने खुला निर्देश दिया कि कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। तो बिल्कुल, कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इसलिए अब बयान जो है वो निकल के सामने आ रही है। लोग डर नहीं रहे हैं मुख्तार अंसारी, और पहले जो उनकी तूती बोला करती थी अब वो तूती नहीं बोलती है। इसलिए लोग सामने आ रहे हैं और अपने बयान दे रहे हैं। उनके खिलाफ कई केस भी दर्ज करा रहे हैं। सही कहा आपने। इससे पहले थाना मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर दर्जी टोला की ये निवासी है और वहीं पर जब पुलिस अलर्ट मूड में थी और जब वहां पर पुलिस गई तो इससे पहले भी लगातार कार्रवाइयां हुई हैं। तो जो भी लोग वहां पे खड़े थे, लोगों से, जो भी पत्रकार थे, वहां पे बात किया गया तो उन्होंने कहा कि लगातार अंसारी बंधुओं पर, जो भी उनके गिरोह के सदस्य हैं, अगर हम कहें गाजीपुर जिले में लगभग अगर हम कहें 8 या 9 लोग उसमें संलिप्त थे और उन पर करोड़ों की वो संपत्तियां, जो कि कैसे अर्जित की गई, उन संपत्तियों को अगर हम कहें बड़ी बात है, करोड़ों की संपत्तियां इतने कम समय में कहां से अर्जित की गई। गरीब लोगों को दबाने का काम किया गया और इसके साथ साथ लगातार इन कार्रवाइयों पर
पुलिस की नजरें थी और लगातार ये कार्रवाइयां आगे भी होंगी। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां शराब के नशे में धुत होकर ऑटो से विद्यालय पहुंचे अध्यापक। बता दें कि अध्यापक द्वारा स्कूल में ऑटो से पहुंचते ही वहां पर मौजूद टीचर, स्टाफ और छात्रों ने शराब के नशे में धुत अध्यापक प्रमोद कुमार पर पानी से छींटे मारे, लेकिन नशे में टल्ली टीचर उठने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान बीएसए ने अध्यापक के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। पूरा मामला ब्लॉक परसगवा के सिविलियन विद्यालय करमुलिया का है। तो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और बता दें कि बीएसए ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और ऐसे में लोगों ने बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन अध्यापक नशे में धुत नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। बच्चों ने भी पानी के छींटे मारे और लेकिन फिर भी ये अध्यापक उठे नहीं। वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और ऐसे में बीएसए ने इस वीडियो को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। नशे में धुत हैं विद्यालय के अध्यापक, जो कि विद्यालय पहुंचे थे बच्चों को पढ़ाने के लिए और ऐसे में वो खुद उठने लायक नहीं दिख रहे हैं। देखिए किस तरीके से पानी की छींटें उनके मुंह पे मारी जा रही है, लेकिन उसके बाद से भी उनको होश नहीं है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रामजी दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, वीडियो में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि अध्यापक होश संभाल ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल स्वीटी, जिस तरीके से जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वहीं से पढ़ लिख के अफसर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, नेता बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मास्टर साहब हैं, जिस तरीके से शराब के नशे में टल्ली होके और ई रिक्शा पे जिस तरीके से उनको बांध के लाया गया, जिस तरीके से वो रास्ते में बताया जा रहा है कि रास्ते में जिस तरीके से पड़े हुए थे, तो ई रिक्शा पे जो वहाँ के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो उनको लेके आए थे, जो साथ के जो शिक्षक हैं उनको लेके आए थे। बच्चों ने जिस तरीके से वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बच्चे पानी की छींट मार रहे हैं जिस तरीके से मुंह पर, कि मास्टर साहब को होश आ जाए, लेकिन मास्टर साहब इस तरीके से नशे में चूर थे, सरोवर थे, कहीं ना कहीं शराब इस अधिक पी रखी थी कि मास्टर साहब को इतना ही होश नहीं था कि जिस विद्यालय में हम पढ़ाने जाते हैं वहां सुबह के समय जब स्कूल लगता है वहां हम इस हालत में जाएंगे। तो जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, वायरल वीडियो के आधार पर जो बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी से बात हुई है, उनका कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। जो शिक्षक है प्रमोद कुमार, उसका नाम बताया जा रहा है। जो बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या पहला वाकया है जो इस तरीके से टल्ली होके पहुंचे थे, या इससे पहले भी इनकी ये तस्वीर निकल के सामने आई थी? क्या कुछ बयान आया है वहां के उनके अध्यापकों का जो उनके साथ काम करते थे? देखिए, पसुआ ब्लॉक का मामला है, सिविलियन विद्यालय पड़ता है, करमिलिया पड़ता है गांव, उसमें प्राथमिक विद्यालय, उसमें शिक्षक थे। लेकिन आपको बता दें कि इनकी शिकायतें, जो गांव के लोग हैं उनकी शिकायतें थे कि मास्टर साहब पढ़ाते समय भी नशे में रहते हैं जिस तरीके से, लेकिन मास्टर साहब आज नशे में इस तरीके से सरबोर हो गए कि मास्टर साहब को इतना होश नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं और इसका जो परिणाम होगा क्या होगा। तो क्या बीएसए तक इस मामले की शिकायत नहीं पहुंची थी क्या? जी देखिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी से जो बात हुई, उनका ये कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में है, मैं जांच करा रहा हूँ, जांच के बाद होगा। लेकिन अगर बात देखी जाए जिस तरीके से जो लोगों का कहना है, जो लोगों ने बताया है कि हम लोग शिकायत आए दिन करते थे, लेकिन अब जो चीजें हैं जांच है, जांच के बाद की कार्रवाई की बात करते हैं। अगर कोई घटना ऐसी घट जाती है तो जांच की बात की जाती है, जो अधिकारी हैं जो जांच की बात करके जांच के बाद ही जो स्थिति स्पष्ट होती है। स्वीटी जी बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, अगर ये तस्वीरें नहीं आती राम जी, तो लगता है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती या जांच के आदेश नहीं दिए जाते? बिल्कुल, अगर जिस तरीके से देखा जाए कि एक शिक्षा के मंदिर जिस तरीके से अध्यापक पढ़ाने वाला अगर नशे में चूर होके आएगा तो बच्चों पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। और अगर सोचा जाए तो जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है लखीमपुर खीरी की जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल में जो स्टाफ है उसकी वेरिफिकेशन क्या है, एक्टिविटी क्या है, कहीं ना कहीं इनको देखना चाहिए। अगर जिस तरीके से वीडियो हो तो वीडियो का संज्ञान लेना ही सब काम नहीं है, इसके पहले जो स्कूल में शिक्षक है उनकी एक्टिविटी क्या है, इस पर भी सोचने का विषय है। स्वीटी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम जी तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।